नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत कक्षा 7 विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास, यानी सजीवों की विशेषताएं कौन कौन सी होती है और उनके आवास कहाँ होते हैं, इन सारी बातों की जानकारी हम इस अध्याय में जानने वाले हैं। संक्षिप्त अवधारणा का परिचय, तत्पश्चात इस अवधारणा से संबंधित प्रश्नोत्तर। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए अपन इसमें विस्तृत चर्चा न करते हुए हम सीधे चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। देखिए, इस पाठ को अब आराम से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद में हम नीचे जो इनके अभ्यास प्रश्न हैं, वर्कशीट हैं, वे सारे हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है ना। तो इसमें पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात हमें हल करना है वर्कशीट नंबर 1। इसका जो पहला प्रश्न है कि अपने आसपास पाए जाने वाली किन्हीं 10 वस्तुओं की सूची बनाइए, है ना। अब ये वस्तुएं के साथ साथ में इसमें जीव जंतु सजीव वस्तु भी आ सकती है ना। तो हमने लिखा है मेज, कुर्सी, कार, बस, साइकिल, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, गाय, भैंस, बकरी, बैल। ठीक है ना। जो भी हमने आसपास देखा वातावरण में, उन ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर सूचीबद्ध कर दिया है। अब इसके बाद प्रश्न इसी से संबंधित आता है कि उपरोक्त सूची में से सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं को अलग अलग करके लिखिए, है ना। सजीव और निर्जीव। अब सजीव क्या होता है थोड़ा सा हम संक्षिप्त में जान लेते हैं, और निर्जीव क्या होता है उसे भी जान लेते हैं, ताकि यहाँ पर हम वर्गीकरण कैसे करें, क्योंकि जब तक हम सजीव और निर्जीव की अवधारणा क्लियर नहीं होगी तब तक हम उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सजीव में क्या होता है, सजीव भोजन करते हैं, ठीक है ना। सजीवों में वृद्धि होती है, मतलब बढ़ते हैं, ठीक है। सजीवों में गति होती है, सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, मतलब सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, ठीक है ना। और सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया भी होती है, ठीक है, मतलब अवशिष्ट पदार्थों को छोड़ते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, वो कहलाती है उत्सर्जन क्रिया, है ना। और सजीवों में क्या होता है कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया करने की भी क्षमता होती है, जिसे हम कहते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, ठीक है ना, वो भी होती है। दूसरे क्या होता है कि सजीव चल फिर सकते हैं, गति कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव गति नहीं कर सकते हैं। यानी जो विशेषताएं सजीव होती है वे विशेषताएं निर्जीव में नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर हम जो है यहाँ पर हम करेंगे वर्गीकरण। तो सजीव वस्तु क्या आ गया, गाय आ गया, भैंस, बकरी, बैल। निर्जीव मेज, कुर्सी, ट्रक, कार, बस, साइकिल, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल और बैलगाड़ी, ठीक है ना। ये क्या हो गई, निर्जीव हो गई है, क्योंकि इसमें कुछ वस्तु ऐसी हैं जो गति करती है, ठीक है, लेकिन उनमें वृद्धि नहीं होती है। ये ध्यान रखना है। सिर्फ एक ही विशेषता के कारण हम उसको नहीं कर सकते, उसमें 2-3 कम से कम विशेषताएं होना चाहिए, और 2-3 विशेषताओं आप जो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 3। मरुस्थल में रहने हेतु ऊंट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। आपको कोई भी 3 विशेषताएं लिखनी हैं। पहली विशेषता यह है कि ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, क्योंकि रेत बहुत गर्म हो जाती है ना, इसलिए आप देखा होगा उनके पैर काफ़ी जो है लंबे होते हैं। दूसरा जो है, ऊंट को पसीना भी नहीं आता है, क्योंकि शरीर से जल का अंश बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी अनेक दिनों तक वह जीवित रह सकता है ना, बिना पानी पिए भी लगभग 4 हफ्ते तक वो बिना पानी के भी रह सकता है।
ठीक है ना। तीसरा क्या होता है, आपने देखा होगा कि ऊंट के शरीर में एक कुबड़ होती है ऊपर, है ना। उस कुबड़ में क्या होता है, वसा जमा रहता है, जिसके कारण वह जो है बिना भोजन के कई दिनों तक रह सकता है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर जो है ना जगह बहुत कम है, इसलिए जगह के हिसाब से हमने उत्तर लिखने का प्रयास किया है। ठीक है ना। अब चौथा जो प्रश्न है, मछली की कौन कौन सी विशेषता उसे जल में रहने के लिए अनुकूलित करती है। तो पहली विशेषता यह है कि मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, जिससे वह पानी में आसानी से विचरण कर सकती है। विचरण मतलब घूम फिर सकती है। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जिससे जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखती है। किसके द्वारा, पूंछ और पंख के द्वारा। तीसरी जो विशेषता होती है वह यह है कि मछली के गिल्स होते हैं, गिल्स मतलब गलफड़े होते हैं, जो जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। तो ये तीन जो है मुख्य विशेषताएं होती है जो उसे जल में रहने के लिए अनुकूलित करती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, आवास किसे कहते हैं। आवास के दो प्रमुख प्रकारों का नाम लिखकर उनके दोनों उदाहरण लिखिए। तो किसी सजीव का स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। आवास के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला क्या है, स्थलीय आवास, है ना, जैसे जमीन के ऊपर रहना, बिल, गुफा, ये क्या हो गए, स्थलीय आवास हो गए हैं, जो किसी धरातल पर बने होते हैं। दूसरा होता है जलीय आवास, यानी जल में रहते हैं, जैसे जलाशय यानी तालाब है बड़ा, है ना, झील है, नदियां हैं, समुद्र हैं, ये जलीय आवास कहलाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्कशीट नंबर 2, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। मरुस्थल यानी रेगिस्तान, है ना, ये ध्यान रखना है। मरुस्थल का पर्याय क्या हो गया, रेगिस्तान हो गया है। तो मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां बहुत छोटी होती है या नहीं के बराबर होती है, बहुत कम होती है ना, जो वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करती है ना। पत्तियां कम छोटी होने के कारण या बहुत कम होने के कारण क्या होता है कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया उसमें बहुत कम होती है, जिससे क्या होता है, पानी कम बाहर निकलता है ना, यानी बहुत कम मात्रा उसे निष्कासित होती है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनमें पत्तियां होती नहीं हैं, है ना, जैसे नागफनी होता है ना। दूसरी विशेषता क्या है कि मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है, जैसे नागफनी। तना एक मोटी मोम की परत से ढका होता है, जिससे जल संरक्षण में पौधों को मदद मिलती है और वे कम पानी में भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, ये उनका हो गया अनुकूलन। अब प्रश्न दूसरा है कि पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की 2 तथा पादपों की 2 विशेषताएं लिखी है ना। इन्हें जीवों की 2 विशेषताएं और पादपों की 2 विशेषताएं जो कि पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के अनुकूल होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के पेड़ शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती है। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाते हैं, है ना। जो बर्फ गिरती है तो वो क्या है, आसानी से नीचे खिसक जाती है और पौधे को नुकसान नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं 2 जीवों का उदाहरण देकर उन्हें उस परिस्थिति में रहने हेतु कौन से गुण परिलक्षित होते हैं उन्हें लिखिए। तो देखिए, घास स्थल में रहने वाला जीव
शेर मटमैले भूरे रंग का होता है। शेर के अगले पैर के नाखून लंबे होते हैं, जिन्हें वह पाद अंगुलियों को अंदर खींचकर छिपा सकता है। दूसरा जंतु हिरण है, जिसके मजबूत दांत कठोर तनों को चलाने में सहायक होते हैं। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार से ही जो है इनमें गुण होते हैं जो कि घास स्थल में रहने वाले हैं। चौथा प्रश्न है, दो समुद्री जीवों के नाम लिखकर बताइए कि उनके गिल न होने पर वे श्वसन किस अंग द्वारा करते हैं। तो देखिए, दो समुद्री जीव हैं जिनका नाम है डॉल्फिन एवं व्हेल। ऐसे जीव हैं जिनके गिल्स नहीं होते हैं, इनके गलफड़े नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वाल छिद्र द्वारा श्वास लेते हैं। ठीक है ना, इनमें गिल्स नहीं होते हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 5, जलीय पौधों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जलीय पौधों में जड़ का आकार बहुत छोटा होता है, जो पौधे को तलहटी में जमाए रखता है। इनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां, फूल जल की सतह पर पल्लवन करते रहते हैं। अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 का पहला प्रश्न है, सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है, इसलिए सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न 2, सजीवों में श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है तथा कौन सी गैस बाहर की ओर छोड़ी जाती है, यानी बाहर की जाती है। सजीवों में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की जाती है। तीसरा प्रश्न है, पौधों तथा जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। कुछ पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई का पौधा, अब देखा होगा, इन पौधों की पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती है, यानी इकट्ठी हो जाती है। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है कि छुई मुई पौधे का आप जैसे टच करेंगे ना, उसकी पत्तियां बिल्कुल सिकुड़ जाती है ना, बंद हो जाती है। अब जंतु में क्या होता है कि आँखों पर अचानक तेज प्रकाश आने पर आँखों का बंद हो जाना, किसी नुकीली वस्तु पर पैर पड़ जाने पर पैर को तुरंत हटा लेना, यह भी जो है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 है, क्या पौधों में भी उत्सर्जन क्रिया होती है। पौधे किस पदार्थ का निष्कासन करते हैं। जी हाँ, पौधों में भी उत्सर्जन क्रिया होती है। पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्त्राव के रूप में होता है, जैसे गोंद। अब देखा होगा कि गोंद जो होता है ये पौधे का जो है स्त्रावित पदार्थ होता है, जिसे हम गोंद कहते हैं, है ना। इसको हो गया अपशिष्ट। प्रश्न क्रमांक 5, प्रजनन की 2 विधियों के बारे में लिखिए तथा पौधों में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। देखिए, प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है ना। लेकिन अभी आपके इसका से जैसे लैंगिक और अलैंगिक होती है, लेकिन अभी आपका जो स्तर है उसके अनुसार इसका उत्तर हमने इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आपने देखा होगा कि कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं और कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है। पौधों में जो प्रजनन होता है वो बीजों के द्वारा होता है। जैसे आपने देखा गेहूँ, चना, मक्का, इनको बोते हैं तो इनके समान ही पौधे उगते हैं। ठीक है ना। अब कुछ पौधों में होता है कायिक प्रजनन,
किसमें होता है? कायिक प्रजनन, मतलब उनके शरीर से ही, है ना, पौधा नया बन जाता है। जैसे देखा आलू, आलू को काटते हैं, उसको बोते हैं, तो आलू में से ही आलू पौधा निकलता है। इसी प्रकार से अरबी है, अदरक है ना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कलम द्वारा उगाए जाते हैं, है ना, जैसे गुलाब हुआ, मोगरा, गुड़हल आदि, ठीक है ना। तो आपके जो स्तर है और जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ये इस प्रकार के यहाँ पर प्रजनन की विधि आ जाती है कि ये अपने ही समान अन्य जीवों को कैसे जन्म देते हैं। अब आता है प्रोजेक्ट कार्य। सजीवों में पाए जाने वाले लक्षणों की सूची बनाइए। यानी सजीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि सजीवों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ठीक है ना। तो पहली जो विशेषता है, ये लक्षण है, वो यह है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है ना। निर्जीव को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा क्या है कि सभी जीवों में वृद्धि होती है। जितने सजीव होते हैं सारे सजीव में वृद्धि होती है। तीसरा, सजीव शोषण करते हैं, है ना। चौथा, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पांचवा, सजीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। छठा, सजीव प्रजनन करते हैं। और सातवां है सजीव गति करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए सजीव में पाए जाने वाले लक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं को आपको यहाँ पर लिखना है। अब होने वाली क्रिया का नाम क्या है? श्वसन है। तो पौधों में कैसी होती है और जंतुओं में क्या होती है? तो देखिए, पौधों की श्वसन क्रिया में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है और यह मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। जबकि जंतुओं में क्या होता है, श्वसन की क्रिया नाक के माध्यम से संपन्न होती है। पौधों में पत्तियों के माध्यम से और जंतु में नाक के माध्यम से श्वसन क्रिया संपन्न होती है। दूसरी जो क्रिया है वो क्या है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। तो पौधों में क्या होता है, कुछ पुष्प केवल रात्रि में खिलते हैं और कुछ पुष्प सूर्यास्त के बाद में बंद हो जाते हैं। कुछ पौधों की पत्तियों को हाथ लगाने पर वे सिकुड़ जाती है, जैसे कि छुई में पौधा होता है ना। अब सजीव में क्या होता है कि नुकीली वस्तु पर पैर पड़ जाने पर तुरंत हम उस हटा लेते हैं पैर को, है ना, ठीक है। या अचानक आपकी आंखों पर तेज प्रकाश आ जाता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। इस प्रकार से ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। तीसरी गति है। अब गति क्या है, पौधे एक ही स्थान पर स्थित रहते हैं, पौधे गति नहीं करते हैं, है ना। पौधों में गति नहीं होती है, जबकि सामान्यतः सभी जंतु गति करते हैं, ठीक है। इसके पश्चात हम चलते हैं तो अगला जो प्रश्न आता है वह यह है कि अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी निम्न सूची अनुसार एकत्र करके लिखिए। जंतु का नाम है, आवास बताना है यहाँ पर कि उनका आवास क्या है, भोजन उनका क्या है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है ना, और गति, तैरते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं या उड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम थोड़ा समझ लेते हैं शाकाहारी और मांसाहारी क्या होता है। देखिए, जो केवल पेड़ पौधे, है ना, अनाज आदि खाते हैं केवल, वे कहलाते हैं शाकाहारी। और जो जंतु केवल मांस खाते हैं, केवल मांस, वे कहलाएंगे मांसाहारी। और जो जंतु पेड़ पौधे, पत्तियां, अनाज, मांस आदि सभी खाते हैं वे कहलाते हैं सर्वाहारी। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि गाय जो जंतु है वह, उसका आवास क्या है, घर है, हमारे घर में रहती है और यह शुद्ध शाकाहारी है। अब इसकी गति कैसे हुई, चलना, यानी गाय चलती है। इसी प्रकार से भैंस का आवास घर है, ये भी शाकाहारी है और ये चलती है। बकरी का आवास भी घर है, ये भी शाकाहारी है और ये भी चलती है, यानी गति क्या होती है, चलना होती है। चूहा, इसका आवास कहाँ है, बिल है, ये भी शाकाहारी होता है और चलता है। चिड़िया, अब चिड़िया क्या होता है, घोंसला होता है और चिड़िया सर्वाहारी होती है क्योंकि ये अनाज वगैरह खाती है, साथ साथ में जीव जंतु भी खाती है, इसलिए क्या हो जाएगी सर्वाहारी। और ये गति करती से उड़ के करती है, तो यहाँ से क्या जाएगा, उड़ना आ जाएगा। इसी प्रकार से कुत्ता आप देख रहे हैं, है ना, इसका आवास घर है और ये भी सर्वाहारी है
चलना इसकी, है ना, गति कैसी होती है, चलना मतलब चलता है। मछली पानी में रहती है, ये भी सर्वाहारी है, क्योंकि अनाज वगैरह जो आप डालते हैं वो भी खाती है, साथ साथ में छोटे जीव जंतु भी खाती है, इसलिए उसको सर्वाहारी की श्रेणी में रखते हैं। और ये तैरती है। सांप बिल में रहता है, ये मांसाहारी है, क्योंकि मेंढक या अन्य छोटे जीव जंतु खाता है। और ये रेंगता है ना, ये चलता नहीं है, ये रेंगता है। हिरण का आवास है वन, जंगल में रहती है, ये शाकाहारी है और ये भी चलती है। खरगोश बिल में रहता है, ये भी शाकाहारी है और चलता है। कौवा ये घोंसला में रहता है, वन में रहता है ना। अब ये घोंसला मतलब ऐसा नहीं बनाता है जैसे कि चिड़िया बनाती है ना। सबके आवाज़ अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें घोंसले में ये अंडा देता है ना, और इसलिए हम इसको आवाज़ घोंसला लिख सकते हैं। और ये होता सर्वाहारी होता है और उड़ता है, ठीक है ना। हाथी वन में रहता है, शाकाहारी है और चलता है। कबूतर भी घोंसले में रहता है ना, किसी कोटर में, ठीक है, तो उसका आवास योग्य है, ये भी सर्वाहारी है और उड़ना है। जैसे कि कुआं है या घर है और जहाँ पर ऐसी जगह उसको बैठने रहती है वहाँ रहता है, तो उसे हम घोंसला मान सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर वो कोटर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तोता ये घोंसले में रहता है, ये कोटर में किसी पेड़ के, है ना। तो यहाँ पर कोटर भी आ सकता है, लेकिन कोटर यहाँ पर ऑप्शन नहीं था। सर्वाहारी है, ये उड़ता है। मोर वन में रहता है, सर्वाहारी है, चलता है, कि मोर जो है छोटे जीव जंतु भी खाता है। इसके बाद में अपने आसपास के क्षेत्र, खेत, उद्यान आदि का भ्रमण करके किन्हीं भी 20 पेड़ पौधों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है और इस तालिका में लिखनी है। हमें लिखना है उस पेड़ पौधे का नाम, फिर उसका आकार लिखना है कि बड़ा होता है, मध्यम आकार का होता है या छोटा होता है। पौधे की प्रकृति कांटेदार या सामान्य है, 2 प्रकृति इसमें से एक लिखनी है। पौधे का उपयोग भी यहाँ सजावट के लिए और औषधि के लिए, 2 में से एक का उपयोग करना है यहाँ पर। और पौधे के किस भाग का हम उपयोग करते हैं, कौन सा भाग उपयोगी होता है, उसके लिए भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जड़, तना, फूल, फल, पत्ती आदि। तो बहुत सारे पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, तो उसमें से जो भी आपने देखे हैं उसके बारे में लिखें, जिसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। उदाहरण के लिए कि बैंगन है, अब बैंगन का जो पौधा होता है वो छोटा होता है ना, और पौधे की जो प्रकृति होती है वो सामान्य होती है, और ये औषधि पौधा होता है ना, सजावट नहीं होता है। और इसका फल काम आता है, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद में गुलाब है, ये मध्यम आकार का होता है, जिसको हम झाड़ी कहते हैं। और पौधे की प्रकृति होती है कांटेदार, इसमें कांटे होते हैं। यह पौधे का उपयोग जो है सजावट के रूप में किया जाता है, किसका, फूल का। इसी प्रकार से नीम है, ये बड़े आकार का होता है, सामान्य पौधा होता है, और इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसके पत्ती और फल जो हैं यह औषधीय गुण वाले होते हैं। इसी प्रकार से बरगद है, ये आकार में बड़ा होता है, सामान्य पौधा है, औषधि इसका उपयोग होता है और इसमें पत्तियों का उपयोग होता है। जामुन ये बड़ा पेड़ होता है, सामान्य प्रकृति का होता है और औषधि गुण इसमें होते हैं, इसमें फल में, है ना। तो जामुन के जो फल होते हैं और फल खाने के बाद जो गुठली बच जाती है, उन गुठलियों को सुखा करके यदि पाउडर बना के डेली यूज करें, तो जिसको मधुमेह यानी डायबिटीज़ होता है ना, तो उसमें काफ़ी फायदा होता है। तो पौधा बहुत ही अधिक जो है औषधि गुण वाला होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला जो पौधा होता है वह तुलसी, ये छोटा पौधा होता है, सामान्य होता है और ये भी औषधि गुण वाला होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती है ना, इनमें बहुत ही औषधि गुण होते हैं। और हम देखते हैं कि घर में हमारे जब सर्दी वगैरह हो जाती है तो चाय वगैरह में इसकी पत्तियाँ डाल के हम पीते हैं, जिससे हमें आराम भी होता है। अगला है बबूल, है ना, ये बड़ा पेड़ होता है, कांटेदार, इसका उपयोग औषधि में होता है और इसके फल होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि केला है, पपीता है, अमरूद है, आम, मोगरा, अशोक, अनार आदि, इसके बारे में हमें यहाँ लिखा हुआ है। इसको आप मतलब जो है पढ़ लें, समझ लें और इसको यहाँ पर अपने जो है तालिका को पूर्ण कर लें। अब हम करते हैं स्व आकलन, यानी सेल्फ असेसमेंट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुन करके लिखिए, है ना। ऊँट किस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही जवाब हो जाएगा मरुस्थल यानी रेगिस्तान, ठीक है ना।
तो ऊँट जो है रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित हैं। अगला जो प्रश्न है, घास स्थल का मुख्य शिकारी पशु कौन है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर है शेर। सी, निम्न में से अंडे देने वाला जीव कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा मुर्गी। मुर्गी अंडे देती है, बाकी 3 जो ऑप्शन में नाम दिए गए हैं ये अंडे नहीं देते हैं। डी, निम्न में से कौन सा पौधा मरुस्थल में पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा नागफनी, है ना, जिसे हम कहते हैं ना कैक्टस। क्या बोलते हैं इसको? कैक्टस, है ना। ये मरुस्थलीय पौधा है यानी रेगिस्तानी पौधा है, ये रेगिस्तान में ही पाया जाता है। ई, जैव घटक का उदाहरण है पौधे। अब सत्य असत्य पहचान कर आपको लिखना है। सभी जीवों में श्वसन की क्रिया होती है, जी हाँ होती है, सत्य हो गया। निर्जीव वस्तुएं वृद्धि करती है, नहीं करती है, असत्य हो गया। प्रजनन में सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, सत्य है। हिरण घास स्थल में पाया जाने वाला जीव है, सत्य है। सभी जीव पौधे एवं जंतु अजैव घटक उदाहरण है, असत्य है। सही जोड़ी बनाइए। अब देखिए सही जोड़ी आपको बनाना है तो जीव और पौधे हैं, इनका रहने का स्थान है। तो मछलियाँ कहाँ रहती है? समुद्र में। पहाड़ी तेंदुआ पर्वतीय क्षेत्र, हिरण घास स्थल, मेंढक तालाब और ऊँट मरुस्थल। इस प्रकार से हमने यहाँ पर से जोड़ी बना दी है। ठीक है। अब प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्थल यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को हम स्थलीय आवास कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थलीय आवास। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव, है ना, क्या हो गया, अजैव घटक हैं। शरीर, मछली का शरीर, है ना, मछली का शरीर धारा रेखीय आकृति का होता है। सभी जंतु वृद्धि करके शिशु से वयस्क हो जाते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।